चलिए, गुड आफ्टरनून। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। कल हमने फर्स्ट क्लास स्टार्ट किया था बीएनएस का। उसमें फर्स्ट क्लास में हमने सिर्फ समझने की कोशिश की कि बीएनएस एक्चुअल में यूज़ कहाँ हो रहा है, क्योंकि जब तक हमें ये चीज़ें नहीं पता होगी प्रैक्टिकली कहाँ पे उसने यूज़ होना है, तब तक उसको पढ़ने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। आप फिर वो क्रैमिंग वाला पार्ट हो जाता है, अदरवाइज कुछ नहीं होता। एक बारी फास्ट फास्ट कल वाली क्लास को रिवाइज करते हैं, फिर उससे आगे जो लिखने को रह गया था वो भी हम करते हैं। हमने राइटिंग वाले पोर्शन में ऑब्जेक्टिव्स लिख लिए थे बीएनएस के, कि पुराने वाला हमारे पास आईपीसी हुआ करता था, वो आउटडेटेड हो गया, 1860 का एक्ट था। अब न्यू पनिशमेंट्स यानी कि एनहांस्ड पनिशमेंट्स हैं, फाइन वगैरह एनहांस कर दिए गए, ठीक है। और जो टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड चीज़ें ऐड कर दी गई है। कुछ ऑफेंसेस जो वहाँ पे नहीं दिए होते थे वो भी हमने यहाँ पे ऐड कर दी। बहुत सारे इस पर्पस को देखते हुए उन्होंने पूरे पूरे कोड को ही चेंज कर दिया। जो आईपीसी था पहले हमारे पास, उसको अब बीएनएस में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने ये समझा कल की क्लास में कि आईपीसी तो हमें ये चीज बता रहा है कि ऑफेंस होता क्या है। ऑफेंस होता क्या है, आईपीसी में क्या किया हुआ है, इनको डिफाइन किया हुआ है, ऑफेंसेस को डिफाइन किया हुआ है। और हमें उसकी रेमेडी भी बताया हुआ है कि क्या होगा, पनिशमेंट, किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए कितनी पनिशमेंट होगी। हमने कल की क्लास में ये समझा कि यहाँ से यहाँ तक हमें पहुंचने के लिए अभी हमें रास्ता पता लग गया कि ये पर्टिकुलर ऑफेंस अगर कमिट हुआ है तो उसी के देखते हुए हम चलेंगे पूरे उसमें। बट ये जो ट्रैक है हमारा, क्या स्टेप्स यहाँ पे रहेंगे थ्रू आउट, वो हमें कौन बताता है, बीएनएसएस। बीएनएसएस यानी कि सीआरपीसी। कल की क्लास में हमने थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश की। जब हम बीएनएसएस पढ़ेंगे हम वहां पे ये चीज समझेंगे कि सीआरपीसी यानी कि जो प्रोसीजर बता रहा है क्रिमिनल, उसके केस में उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट होता है इन्वेस्टिगेशन, दूसरा पार्ट होता है इंक्वायरी, और तीसरा पार्ट होता है ट्रायल। क्या होता है इन्वेस्टिगेशन, क्या होता है इंक्वायरी, क्या होता है ट्रायल, वो लेटर ऑन जब हम बीएनएसएस पढ़ेंगे डिटेल में जाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। पूरा जो ट्रायल है, पूरा जो प्रोसीजर है, वो 3 ही पार्ट्स में हमारे पास डिवाइडेड है। इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले होगी, जो कि पुलिस करती होती है। इन्वेस्टिगेशन जब खत्म हो जाएगी तो वो क्या करेगी, चार्जशीट कोर्ट में सबमिट करेगी। कोर्ट जर्नल उसको इंक्वायर करेगा। उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो लेटर ऑन हम देखेंगे। कोर्ट ने इंक्वायरी करने के बाद क्या कर देना है, चार्जेस फ्रेम कर देने, और उसके ऊपर चल पड़ेगा डिटेल में ट्रायल। जैसे सिविल में ट्रायल चला करता है, इसी तरह से क्रिमिनल में ट्रायल चलेगा। एंड में कोर्ट डिसाइड करेगा कि पनिशमेंट होनी है या फिर एक्विटल होना है, कन्विक्शन होनी है या फिर एक्विटल होना है। अब ये जो स्टेजेस हैं क्रिमिनल, उसमें इसमें हम जगह जगह पे क्या करते हैं, बीएनएस को रेफर किया करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमें पता होगा कि ये पर्टिकुलर ऑफेंस है तो उसके अकॉर्डिंगली तो हम पूरा प्रोसीजर भी लगाएंगे ना। जैसे जब हमने एफआईआर लिखा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एफआईआर लिखा जाएगा। तो जब एफआईआर लिखा गया तो एफआईआर किन सेक्शंस में लिखी जाएगी, वो सेक्शंस कहाँ से हमारे पास आएंगे, बीएनएस से आएंगे। फिर हमने समझा पूरी जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी तो इन्वेस्टिगेशन का जो बेस होगा वो क्या होगा, वो बीएनएस की प्रोविजंस होगी, वो सेक्शंस जिसमें एफआईआर लिखा गया है। उसी के बेसिस पे क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। इस इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरेशन में अगर किसी का अरेस्ट वगैरह हुआ है तो वो अरेस्ट के बाद मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाएगा। तो मजिस्ट्रेट साहब क्या देंगे, रिमांड देंगे। तो मजिस्ट्रेट साहब कौन से सेक्शंस में रिमांड देंगे, वो बीएनएस के सेक्शंस हम रेफर करेंगे। अगर उसको रिमांड देके हमने जेल में भेज दिया तो ऑब्वियसली बात है वो क्या लगाएगा, अपनी बेल भी लगाएगा। तो जब बेल भी डिसाइड करनी है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्राइम कौन सा कमिट हुआ है, कौन सा क्राइम कमिट हुआ है, वो हमें कहाँ से पता चलेगा, बीएनएस के सेक्शन से पता चलेगा। फिर जब ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो चार्जशीट पुलिस क्या करेगी, कोर्ट में सबमिट कर देगी, यानी कि रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कोर्ट में सबमिट कर देगी। इस चार्जशीट में भी पुलिस ने क्या लिखा होगा कि मेरी इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट ये निकलता है कि इस पर्टिकुलर एक्यूज ने इस सेक्शन में, बीएनएस के इस सेक्शन में ये ऑफेंस पर्टिकुलर कमिट किया है। फिर से उसको रेफर किया गया यहाँ पे। अब जब कोर्ट में पहली बारी वो फाइल आई है मजिस्ट्रेट साहब के सामने, तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेगा। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे ये प्रोसीजर की क्या होता है कॉग्निजेंस, किस तरह से मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेते हैं। तो जब मजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस यहाँ पे लेना है तो क्या होगा, बीएनएस के सेक्शंस को रेफर किया जाएगा कि मैं कौन कौन से सेक्शन में कॉग्निजेंस ले रहा हूँ। फिर उसके बाद जब चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे तो कौन से सेक्शंस में चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे, जो बीएनएस के सेक्शंस होंगे। फिर इसके बाद डिटेल में हमारे पास ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। ट्रायल में 2 साइड होगी हमारे पास, एक प्रोसिक्यूशन साइड होती है, प्रोसिक्यूशन मतलब
जो विक्टिम होता है उसको हमेशा यहाँ पे सरकार रिप्रेजेंट करती है, स्टेट रिप्रेजेंट करेगी। तो जो स्टेट की साइड से वकील साहब होंगे उसको हम क्या कह रहे हैं, प्रोसिक्यूशन। और दूसरा कौन होगा, डिफेंस, यानी कि एक्यूज के साथ जो एक्यूज की साइड से जो काउंसिल होंगे उसको हम कहेंगे डिफेंस काउंसिल। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों देखेंगे कि चार्जेस क्या क्या लगे हैं, चार्जेस में कौन कौन से सेक्शंस लगे हुए हैं बीएनएस के, ये उस सेक्शंस के इंग्रेडिएंट्स को कहेंगे कि ये पूरे हो रहे हैं, इस तरह से पूरे हो रहे हैं, दीज आर दी एविडेंसेस। डिफेंस हमेशा कहेगा कि देखो बीएनएस के जो चार्जेस लगाए हैं इसके तो इंग्रेडिएंट्स ही फुलफिल नहीं हो रहे हैं, और ये एविडेंसेस है जिसके बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि ये चीजें प्रूव नहीं हो रही है। अब लास्ट में जज साहब ने क्या करना है, इन्होंने अपनी पूरी बहस कर दी, एविडेंसेस वगैरह कोर्ट में दे दिए। अब वो क्या करेंगे, पूरी बहस को कंक्लूड जो उन्होंने किया है, जितने भी एविडेंसेस उनके पास आए हैं उन सबका क्या करेंगे, एप्रिसिएशन करेंगे, यानी कि अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेंगे, क्योंकि जजमेंट पर अनाउंस करनी है ना। तो वो जजमेंट पर अनाउंस करने के लिए भी वो ये देखेंगे सबसे पहले कि जो बीएनएस के सेक्शंस थे कि क्या प्रोसिक्यूशन के अकॉर्डिंगली जो उसने एविडेंस दिए हैं उनके इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे होंगे तो कन्विक्शन हो जाएगा, नहीं हो रहे होंगे तो एक्विटल हो जाएगा। तो आप ये चीज समझिए कि ये जो हमें रास्ता बताया हुआ है ना, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, फिर ट्रायल चलेगा, ये सारा तो सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली चल रहा है, क्योंकि वो सिर्फ हमें प्रोसीजर बता रहा है। हमने प्रूफ क्या चीज करनी है वो हमें यही पता लग गया कि बीएनएस में ये क्राइम हुआ है, तो उसको हमें प्रूफ करना है, या तो कन्विक्शन होगा या एक्विटल होगा। तो इसलिए हम उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए बार बार क्या करेंगे, थ्रू आउट बीएनएस को रेफर करते रहेंगे। जो एविडेंस लॉ भी हमने आने वाले टाइम में पढ़ना है, एविडेंस लॉ कहाँ पे चलता है, वो ट्रायल स्टेज पे जाके हमारे पास आएगा, इससे पहले उसका कोई काम ही नहीं है। एविडेंस लॉ जब हम पढ़ेंगे, जब एविडेंसेस आएंगे कोर्ट में, वो ये वाली स्टेज में जब वो पढ़ाऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि देखो यहाँ पे किस तरह से यूज हो रहा है। ये हमने कल सारा कर लिया था, हमने लिखते हुए ये तो नहीं लिखा अभी शायद, है ना, हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ही तो लिखे थे। तो ये वाला टॉपिक लिख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे बीएनएस का यूज होता है। अब आपको एटलीस्ट माइंड में ये पिक्चर तो आ गई ना कि बीएनएस में पढ़ रहा हूं तो क्यों मुझे पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। फिर जब हम उसके डिटेल में देखेंगे, सारे ऑफेंसेस जो यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं उनके क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इन कॉमन देखेंगे, फिर हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे हमारा बीएनएस किस चीज की बात करें, सेक्शन वाइज, ठीक है। चलिए हेडिंग बना लेना सबसे पहले, रोल ऑफ बीएनएस ऑब्लिक आईपीसी। ये इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए लिखवा रहा हूं आपको। अगर आपका इंटरव्यू आज से 2 साल के बाद होगा तो आपको याद थोड़ा ना रह जाएंगी ये सारी चीजें, है ना, बट जब रजिस्टर में लिखा होगा 10 बारी उसको रिवाइज कर लिया तो याद रह जाएगा। रोल ऑफ बीएनएस आईपीसी ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। स्टेजेस कौन सी होती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, पहली स्टेज लिखना ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले हम इसको एफआईआर लिखते हुए हम इसका यूज करते हैं, इसमें लिखना आईपीसी ऑब्लिक बीएनएस प्रोवाइड्स the basis for the police to register, basis for the police to register an FIR for cognizable offenses। दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं बेसिकली हमारे पास, एक होते हैं कॉग्निजेबल, एक होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। जब बीएनएस पढ़ेंगे हम तब डिटेल में समझेंगे, अभी के लिए सिंपल याद रखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस थोड़े ग्रेव होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कम ग्रेव होते हैं। एफआईआर जो लिखी जाती है वो सिर्फ किस में लिखी जाएगी, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होगा उसमें उसमें एनसीआर लिखी जाती है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, उसमें एफआईआर डीडीआर जिसको आप कह देते हो। तो यहाँ पे हम एफआईआर की बात कर रहे हैं और एफआईआर सिर्फ बड़े जो ऑफेंसेस होते हैं उनमें लिखी जाती है। अब कॉग्निजेबल में कौन कौन आ जाएंगे, वैसे ये फिक्स नहीं है, बट जनरली जिनमें 3 साल तक की पनिशमेंट होती है या उससे ज़्यादा वो कॉग्निजेबल में आते हैं, जनरली हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज जब हम सीआरपीसी में ना लास्ट में आपको एक स्केड्यूल दिया होता है, उसमें डिफाइन किया हुआ है कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा, कौन सा
नॉन कॉग्निजेबल होगा। इसी तरह से जब हम बीएनएस भी पढ़ रहे हैं, जब हम पनिशमेंट वाला सेक्शन पढ़ेंगे, नीचे वहां पे भी हमें दिया हुआ है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा या नॉन कॉग्निजेबल। कल को आपको बस ये चीज याद रखनी है, नॉन कॉग्निजेबल में एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। वो जब बीएनएसएस का टॉपिक है वहां देखेंगे। सेकंड लिखिए, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, the IPC guides the police in collecting evidence, relevant to the offenses of BNS/IPC। अगर मैं कहीं पे आईपीसी यूज करूंगा ना टर्म, तो समझ लेना बीएनएस ही है। कई बार होता है ना, फ्लो में आदत होती है आईपीसी बोलने की, तो बीएनएस आईपीसी एक ही बात है। अब जब एफआईआर लिखी गई है तो इन्वेस्टिगेशन का बेस ही वो एफआईआर होगी, उससे बियॉन्ड जाके वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ उसी से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो उस इन्वेस्टिगेशन में की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन क्यों की जाती है, पुलिस क्यों करती है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए। उसमें पुलिस क्या करती है? प्राइमा फेसाई कुछ एविडेंसेस कलेक्ट करेगी, जिसके बेसिस पे वो कहेगी कि हाँ ये एक्यूज्ड ने ये पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। नेक्स्ट, अरेस्ट, कस्टडी। अगर इन्वेस्टिगेशन में उसको अरेस्ट किया जाता है एक्यूज्ड को, सेक्शंस ऑफ IPC/BNS determines the grounds for arrest without warrant। जब हम BNSS पढ़ेंगे ना, मतलब सीआरपीसी में हमारे पास अभी तो चेंज हो गया, पहले हमारे पास सेक्शन 41 हुआ करता था, अभी हमारे पास 35 सेक्शन हो गया अरेस्ट का बीएनएसएस में। वहां पे आपको डिटेल में बताया हुआ है कि कौन से केसेस में अरेस्ट करोगे और कौन से में नहीं करोगे। तो वहां पे केसेस कैसे, पहले सेक्शंस ही तो देखोगे किसमें कितनी पनिशमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली अरेस्ट भी किया जाएगा। अरेस्ट कर लिया तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाएगा उसको, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? रिमांड। ऐसा नहीं होता कि हर केस में पुलिस अरेस्ट कर लेगी, ठीक है। 41 सेक्शन जो सीआरपीसी का वो डिटेल में हमें बता रहा है, और बहुत से जजमेंट्स भी है इसके ऊपर कि कब अरेस्ट करना है। पुलिस को जब अरेस्ट करना होता है उसको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ते हैं कि क्यों मैंने अरेस्ट किया। ये टॉपिक बीएनएस का नहीं है, ये बीएनएसएस का टॉपिक है, सीआरपीसी का टॉपिक है, वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी रिमांड का लिखना, मैजिस्ट्रेट रिमांड्स द एक्यूज्ड to judicial custody under various sections of BNS/IPC। इसके रेफरेंस से ही उसको कस्टडी में भेजा जाता है। बेल, पता है क्या होता है? देखो कई बार आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, जब आपके पास बेल की एप्लीकेशंस लगती है ना, ये देखो आपने ना जब रिमांड करना होता है, रिमांड ऑर्डर बनता है, इस तरह से रिमांड शीट बनती होती है। आपके रिमांड पे वहां पे लिखा होगा कि उसका नाम दिस दिस दिस, कि मैं मैजिस्ट्रेट इसको रिमांड पे भेज रहा हूँ। वहां लिखा होगा दिस दिस पर्टिकुलर सेक्शन में मैं इसको रिमांड पे भेज रहा हूँ। सपोज आपने उसको रिमांड पे भेजा 302, 304 और एक आधा 379, ऐसा कुछ साथ में सेक्शन लगा दिया, 380, ठीक है, 4 सेक्शन लगे हुए हैं। अब आपने रिमांड पे भेज दिया, अब ये क्या लगाएगा? आपके पास बेल लगाएगा। हालांकि ये सेक्शन ऐसे वाले हैं जिसमें आप बेल दोगे नहीं, हम सिर्फ एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। मान के चलिए आपने बेल ग्रांट कर दिया, आपने बेल ग्रांट कर दिया, बेल ऑर्डर में ना ये 4 सेक्शन मेंशन कर दिए, भले ही बाय मिस्टेक आपने ये सेक्शन वहां पे नहीं लिखा, तो यहां से तो रिलीज के लिए एक्यूज्ड का क्या जाएगा? रिलीज ऑर्डर बनता है बेल के बाद, एक रिलीज का जो होता है वो अलग से ऑर्डर बनेगा। रिलीज पे आपने ये 3 सेक्शन मेंशन किए, चौथे वाला वो मेंशन ही नहीं किया हुआ उसमें, तो जो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल होगा
वो उसको कभी भी रिलीज नहीं करेगा। वो क्या मैच करते हैं वहां पे, जो आपका रिलीज ऑर्डर होगा उसको आपके रिमांड ऑर्डर से मैच करेंगे। क्या उसमें नाम वगैरह रिमांड ऑर्डर में और उसके रिलीज ऑर्डर में सेम है या नहीं है, क्या सभी सेक्शन सेम है या नहीं है। अगर सेक्शन सेम नहीं होंगे तो रिलीज नहीं किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी बीएनएसएस की ही, सॉरी, बीएनएस की ही हेल्प ली जा रही है। आपको समझ आ रहा है ना, कि अगर मैं किसी को, आप एज द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट किसी को रिमांड में भेज रहे हो, आपने 4 सेक्शन में रिमांड दे दिया उसका, तो कल को जब वो रिलीज होगा तो रिलीज ऑर्डर में वो चारों सेक्शन आने चाहिए, तभी वो वहां पे रिलीज होगा, नहीं तो टेक्निकल ग्राउंड पे वो अंदर ही रहेगा, भले ही आपसे मिस्टेक से रह गया। तो वो अगले दिन आपके पास एप्लीकेशन लगाएंगे कि सर ये सेक्शन वहां पे मेंशन करना रह गया था, तो आप उसको फिर चेंज करोगे, फिर अगले दिन जाके वो छूटेगा। बट इतनी सी बात पे वकील लोग थोड़ा हंगामा कर देते हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से ही करना होता है, ठीक है। बेल लिखिए। ऑफेंसेस अंडर BNS/IPC influence whether an accused can be granted bail, whether an accused can be granted under bail, इनकी सेक्शंस पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे 4 सेक्शन लिखे ना, जैसे 302 देखा आईपीसी का मर्डर का सेक्शन है, मैंने कहा वैसे तो बेल मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो सेक्शंस के बेसिस पे आप नहीं बेल दोगे, वो सेशन ट्रायबल वाला मैटर है। मजिस्ट्रेट के पास अगर फर्स्ट बेल एप्लीकेशन लग रही है तो वो सेशन ट्रायबल, आप उसको रिजेक्ट ही करोगे। वो जब बीएनएसएस पढ़ोगे, बेल का अलग से चैप्टर है, वहां पे आपको समझ आएगा कि कैसे बेल देनी है और कैसे नहीं देनी है। तो हमने अभी यही तो समझा यहाँ पे कि जब बेल ग्रांट करनी है तो वो भी डिपेंड करता है सेक्शंस के ऊपर। क्यों? क्योंकि हिनियसनेस ऑफ क्राइम वहां पे देखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, द पुलिस files a charge sheet under the relevant sections of IPC BNS। अब पुलिस ने चार्जशीट फाइल करनी है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो पुलिस चार्जशीट फाइल करती है कि ये पर्टिकुलर सेक्शन में इसने ये पर्टिकुलर क्राइम किया है, ठीक है। आप ये समझना, ये थ्रू आउट जो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और ट्रायल चल रहा है वहां पे सिर्फ बीएनएस को क्या किया जा रहा है, रेफर ही किया जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। डिटेल में बीएनएस पे हम कब जाएंगे? प्रोसिक्यूशन और डिफेंस तब जाएगा जब ट्रायल चल रहा है और आप जब उसकी अप्रिसिएशन करोगे, तब आपको वो इंग्रेडिएंट्स चेक करने होंगे। कल को जब आपने एक जजमेंट प्रोनाउंस करनी है क्रिमिनल वाले में, आपको ऑफेंस का ही नहीं पता होगा डिटेल में कि ये ऑफेंस कब कमिट माना जाता है, क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आप कैसे वहां पे पनिशमेंट कर पाओगे। तो हम यहाँ पे कुछ प्रोसीजर नहीं पढ़ेंगे, ये तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि देखो ये प्रोसीजर होता है जहाँ पे हम उसको यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ इतना समझने की कोशिश करेंगे थ्रू आउट बीएनएस कि क्योंकि बीएनएस में सिर्फ ऑफेंसेस डिफाइंड है, उनमें क्या रेमेडी है, क्या पनिशमेंट है, वो चीज वहां पे दिया हुआ है। तो कब कोई ऑफेंस मेड आउट होता है और कब वो नहीं मेड आउट होगा, हम पूरे थ्रू आउट बीएनएस सिर्फ इतना ही समझेंगे। फिर उसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है वो तो हमें बीएनएसएस में दिया हुआ है। आफ्टर बीएनएस हम क्या करने वाले हैं, बीएनएसएस ही स्टार्ट करेंगे, वो फिर आपका लिंकअप हो जाएगा उसके साथ। फिर सेकेंड स्टेज लिखिए, ड्यूरिंग ड्यूरिंग इंक्वायरी। ऑनलाइन वाले बच्चे अगर कोई डाउट आएगा साथ के साथ यहाँ पे मैसेज कर देना, मैं जैसे ही उसको पढ़ूंगा रिप्लाई हो जाएगा आपको। ड्यूरिंग इंक्वायरी, फर्स्ट स्टेज इन्वेस्टिगेशन की थी वो कंप्लीट हो गई है, सेकंड स्टेज जो है वो इंक्वायरी की है। इंक्वायरी में सबसे पहले आता है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस इज बेसिकली होता क्या है, जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है, प्राइमा फेसाई देखा जाएगा कि केस मेड आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। पुलिस ने जो एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं क्या वो सफिशिएंट है प्राइमा फेसाई कि जिससे आगे हम ट्रायल चलाया जा सकता है इसके ऊपर, ठीक है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट यहाँ पे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो ट्रायल में हम प्रूव करेंगे क्रिमिनल में। यहाँ पे सिर्फ इतना देखेंगे कि सच में कोई एविडेंसेस है भी उसके अगेंस्ट, या फिर फालतू में उसके ऊपर ट्रायल चला रहे हैं हम और बाद में जाके एक्विटल कर देंगे उसको, ठीक है। कॉग्निजेंस में लिखिए, मैजिस्ट्रेट टेक्स
cognizance by applying judicial mind. By applying judicial mind, he evaluates whether prima facie case is made out. Prima facie case is made out under the relevant provisions of आईपीसी ऑब्लिक बीएनएस। कि क्या प्राइमा फेसाई कोई ऐसा, प्राइमा फेसाई मतलब क्या हुआ, ऑन द फेस ऑफ इट क्या नजर आ रहा है हमें जितने एविडेंस पुलिस ने कलेक्ट किए कि कुछ ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डिटेल में ट्रायल कर दिया और फिर हम देख रहे हैं कि हाँ एग्जैक्टली उसने किया या नहीं किया, वो तो बाद की स्टेज है। अभी हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि ऑन द फेस ऑफ द एविडेंस जो पुलिस ने कलेक्ट किए हैं उसके बेसिस पे क्या कोई केस बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हम कॉग्निजेंस लेंगे अगर केस बन रहा होगा। सेकंड लिखना, चार्ज फ्रेमिंग। चार्ज फ्रेमिंग, जैसे सिविल में इश्यूज फ्रेम होते हैं, क्रिमिनल में चार्जेस फ्रेम होते हैं। चार्जेस आर फ्रेम्ड under the relevant sections of IPC ऑब्लिक BNS। चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे, लिख लेना पीनल सेक्शंस, पीनल प्रोविजंस ब्रैकेट्स में लिख लेना। आपको पता होना चाहिए एफआईआर भी हमेशा दो तरह के सेक्शंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक डिफाइनिंग सेक्शन होगा जो उस ऑफेंस को डिफाइन कर रहा होगा, एक पीनल प्रोविजन होगी जो उस ऑफेंस की पनिशमेंट दे रहा होगा। तो ऑलवेज जो एफआईआर भी रजिस्टर की जाती है, रिमांड भी जो दिया जाता है, या जो भी हम ये स्टेप पढ़ रहे हैं चाहे चार्ज फ्रेमिंग या कॉग्निजेंस की बात करें, वो ऑलवेज पीनल प्रोविजंस में होते हैं। ठीक है, कल को अगर आपको बनाना भी है ना, वहाँ पे चार्जेस वगैरह आ जाते हैं बनाने के लिए, एग्जाम में हिमाचल वगैरह में पूछ लिया जाता है ऐसे, तो चार्जेस हमेशा पीनल वाली प्रोविजंस वहाँ पे हमें लिख के आनी है। आगे लिखिए, थर्ड स्टेज इज ट्रायल स्टेज। थर्ड स्टेज इज ट्रायल स्टेज। ट्रायल स्टेज में दो पार्टीज होंगी हमारे पास, एक प्रोसिक्यूशन होगा यानी कि स्टेट का वकील, स्टेट काउंसिल, द आईपीसी ऑब्लिक बीएनएस sections forms the basis of the prosecution's case। प्रोसिक्यूशन बोलेगा कि जनाब इस सेक्शंस में इस एक्यूज को चार्ज किया गया है, यानी कि वो बेस बना रहा है अपना, और ये जो चार्जेस है मेरे पास ये एविडेंसेस हैं, ये गवाहियां हैं, विटनेसेस हैं जिसके थ्रू मैं इसको प्रूव करूंगा या कर रहा है आगे चल के। ठीक है, तो वो बेस होता है चार्जेस। बियॉन्ड दी चार्जेस वो किसी भी चीज को, फालतू चीज को कोर्ट के सामने नहीं लेके आएगा। जो चार्जेस से रेलेवेंट चीजें हैं वही सिर्फ एविडेंस कोर्ट में दिए जाएंगे। डिफेंस लिखना, डिफेंस, द डिफेंस केसेस नहीं सॉरी यूजेज है, द डिफेंस यूजेस द आईपीसी ऑब्लिक बीएनएस टू चैलेंज द चार्जेस एंड प्रेजेंट लीगल डिफेंसेस। अब डिफेंस काउंसिल आएगा और बोलेगा कि देखो ये सेक्शंस तो मेड आउट ही नहीं हो रहे हैं, ये सेक्शंस के इंग्रेडिएंट फुलफिल नहीं हो रहे हैं, फिर भी फालतू में इसको इस सेक्शन में चार्ज किया हुआ है, तो इस सेक्शन पर्टिकुलर में तो इसका एक्विटल होना चाहिए क्योंकि ये तो इंग्रेडिएंट्स ही फुलफिल नहीं हो रहे। तो वहाँ पे भी सेक्शंस को ही यूज़ वहाँ पे किया जा रहा है। अब देखो ना, ध्यान से समझना, प्रोसिक्यूशन जब अपने केस को प्रूव करेगा तो सबसे पहले कोर्ट में आएगा, अपने केस को ओपन करेगा,
फिर कुछ एविडेंसेस लेके आएगा। सपोज कोई विटनेस लेके आता है, एविडेंसेस भी दो तरह के होते हैं, ओरल हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री हो सकते हैं, वो हम एविडेंस लॉ में पढ़ेंगे। अब वो अगर कोई विटनेस को लेके आता है तो विटनेस का सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, फिर ऑपोजिट साइड उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी और हो सकता है फिर उसका री एग्जामिनेशन करना पड़े। ये सारा ना बेसिकली प्रोसीजर है। अब ये जो चीफ हो रहा है या बाकी चीजें हो रही हैं उस वो सिर्फ वो विद इन दिस फेयर ऑफ बीएनएस के जो हमने यहाँ पे सेक्शन लगाए हैं उसके रिगार्डिंग ही होगा, उससे बियॉन्ड नहीं जाएगा। बट जो ये एग्जामिनेशन कैसे करना है, कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं, वो सारी चीजें कहाँ दिया हुआ है हमें, प्रोसीजर में दिया हुआ है या फिर एविडेंस लॉ में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। स्टेज तो नहीं, इसका एंड रिजल्ट हो जाएगा जजमेंट। जजमेंट जजमेंट या तो आएगी एक्विटल की या फिर कन्विक्शन की। दो केसेस हो सकते हैं, या तो एक्विटल होगा या फिर कन्विक्शन होगा। दोनों ही केसेस में कोर्ट्स डिसीजन इज बेस्ड ऑन वेदर द सेक्शंस ऑफ आईपीसी बीएनएस वर वॉयलेटेड। तो अगर होगा वॉयलेशन उसका तब क्या बन जाएगा, तब कन्विक्शन हो जाएगी, और अगर वॉयलेशन नहीं हो रहा होगा तब क्या हो जाएगा, तब एक्विटल हो जाएगा। हमने अभी तक की क्लास में, कल की क्लास में और अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, हमने सिर्फ इतना समझने की कोशिश की है कि बीएनएस को हम एक्चुअल में यूज़ कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकेंड जो स्टेप हम यहाँ पे ले रहे हैं, हमें इतना समझ आया कि पहले आईपीसी हुआ करता था 1860 वाला, और उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया किसमें, बीएनएस में 2023 में। अब जब एक लॉ को पूरा चेंज करके दूसरे लॉ में हम शिफ्ट कर रहे हैं तो देयर आर चांसेस कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। कॉम्प्लिकेशंस किससे रिगार्डिंग, कि पहले वाले जो केसेस चल रहे थे वो अब कैसे चलेंगे। पहले वाले केस में जो आईपीसी के अकॉर्डिंगली चल रहे थे केसेस, पहले जो केस चल रहा है उसमें आज भी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, तो वो अब नए के अकॉर्डिंगली, पुराने के अकॉर्डिंगली क्या करना है हमें। अगर पहले में किसी में पनिशमेंट हो रखी है और आज की डेट में उसकी पनिशमेंट बढ़ा दी हमने या कम कर दी, तो अब कम वाली पनिशमेंट देखी जाएगी या जो हो गई पहले वाली वो देखी जाएगी। तो इस एम्बिग्यूटी को क्लियर करने के लिए हमारे पास एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, सेक्शन 358, जो कि लास्ट सेक्शन है बीएनएस का। क्योंकि जब हम एक पुराने लॉ से नए लॉ में शिफ्ट हो रहे हैं तो उस शिफ्टिंग में देयर आर चांसेस की बहुत सी चीज़ें कन्फ्लिक्ट में आने वाली हैं। उस कन्फ्लिक्ट को पहले ही सॉर्ट आउट करने के लिए सेक्शन 358 लास्ट सेक्शन है। इसके बाद बीएनएस जो है हमारा खत्म हो जाएगा, हमारा तो शुरू होगा इसके बाद, मतलब बेयर एक्ट से खत्म हो जाएगा। रिपील एंड सेविंग्स। रिपील एंड सेविंग्स, रिपील का मतलब होता है कि हमने खत्म कर दिया इस चीज को, सेविंग का मतलब है कि ये चीजें सेव्ड है, दीज आर दी एक्सेप्शंस। यानी कि जो नया वाला लॉ में कुछ भी लिखा हुआ है, जो चीजें सेव कर दिया उसके ऊपर उसका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला। रिपील का मतलब है ये चीजें खत्म हो गई, सेविंग का मतलब है ये चीजें सेव्ड हैं, प्रिविलेज्ड हैं, इनके ऊपर नए वाले लॉ का कोई भी इम्प्लीकेशन नहीं होने वाला। तो देखो क्या लिखा हुआ है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में नहीं आएगा, आपको ये नहीं पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है आपसे। सेक्शन नंबर भी पूछा जा सकता है लास्ट सेक्शन, और अदरवाइज आपसे पूछा जा सकता है। अब आपको कल की क्लास में मैंने बताया था कि अगर बेयर में कोई भी चीज़ ग्रीन में आ रही है हमारे पास, इसका मतलब क्या हुआ, ये बिल्कुल न्यू ऐड किया गया है। अगर कोई भी चीज़ ग्रीन में आ रही है तो ये बिल्कुल न्यू ऐड किया गया है, और अगर कोई भी चीज़ येलो में थी तो वो एज इट इज़ है, पुराने वाले उससे हमने लिया हुआ है आईपीसी से। और कोई भी चीज़ अगर पिंक में है तो इट मीन्स कि वो अमेंड की गई है। ठीक है, तो ये अगर पूरा ग्रीन है यहाँ पे तो इट मीन्स कि ये सारा का सारा नया सेक्शन है, आईपीसी में ये नहीं हुआ करता था, यहीं पे है हमारे पास। क्या लिखा है देखिए, द इंडियन पीनल कोड इज हेयर बाय रिपील्ड। रिपील्ड का मतलब क्या होता है, कैंसल कर दिया, उसको खत्म कर दिया, एब्रोगेट कर दिया। तो आईपीसी अब से क्या हो जाएगा, इस एक्ट के आने के बाद आईपीसी नहीं लगेगा, आईपीसी खत्म हो गया, अब से क्या चलेगा, बीएनएस। तो पहली चीज तो इसने बता दिया कि आईपीसी हमने खत्म कर दिया, बट साथ में हमें कहता है नॉट विद स्टैंडिंग द रिपील, भले ही हमने आईपीसी खत्म कर दिया, नॉट विद स्टैंडिंग द रिपील द कोड रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 1 इट शेल नॉट अफेक्ट। इन चीजों के ऊपर वो अफेक्ट नहीं करने वाला।
यानी कि ये जो चीजें हैं सबसेक्शन 2 ऑनवर्ड जो हमें दी हुई है, ये क्या है, ये सेव्ड है, सेविंग में हमें दिया हुआ है। ये हमने भले ही पूरा आईपीसी इन जर्नल उसने हमें बताया कि पूरा आईपीसी हमने खत्म कर दिया, अब उसको हम रेफर नहीं करेंगे, बट ये चीजें जो हमने वहां पे कर दी हैं, दीज आर प्रिविलेज्ड, ये सेव्ड है। ठीक है, कौन कौन सी, पहला देखिए, द प्रीवियस ऑपरेशन ऑफ द कोड सो रिपील्ड और एनीथिंग ड्यूली डन और सफर्ड देयर अंडर। यानी कि अगर आपने प्रीवियसली उस एक्ट में कुछ कर दिया हुआ है, डिस्पोजल कर दिया किसी चीज का, प्रीवियस ऑपरेशन ऑफ द कोड, कोड मतलब आईपीसी की बात कर रहे हैं, वहां पे मैंने जो भी कुछ कर दिया हुआ है, सो रिपील्ड और एनीथिंग ड्यूली डन और सफर्ड देयर अंडर। अगर वहां पे मैं कुछ कर, पहले किसी एक्यूज ने सपोज 2020 में कोई क्राइम कर दिया, उसके ऊपर ट्रायल चला, आपने उसको पनिशमेंट वगैरह दे दिया, उसके बाद ये एक्ट आ जाता है, या वो प्रोसीडिंग चल भी क्यों नहीं रही है, आपने उसमें जो भी स्टेप्स लिए हैं अब वो उसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे। एक चीज और याद रखनी है, ये एक्ट हमारे पास इन फोर्स कब आता है, 1 जुलाई 2024 को। 23 का एक्ट जरूर है, बट ये इन फोर्स कब आता है हमारे पास, 1 जुलाई 2024 को। अब इस डेट से पहले तो आईपीसी ही चल रहा था ना, 23 में भले ही बीएनएस आ गया, बट इम्प्लीकेशन उसकी यहां से मानी जाएगी। ठीक है, तो उससे पहले जो भी ऑपरेशन पुराने एक्ट में हुआ है वो उसी के अकॉर्डिंगली गवर्न होंगे, उसमें हमने नहीं कुछ भी ये वाला लगाना है। फिर एनी राइट, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी एक्वायर्ड, अकर्ड और इनकर्ड, एक्रूड और इनकर्ड अंडर दी कोड सो रिपील्ड। जो हमने कोड रिपील कर दिया है, वहां पे अगर किसी की कोई भी राइट हुआ अराइज, कोई भी प्रिविलेज हुआ, कोई भी ऑब्लिगेशन हुआ, कोई भी लाइबिलिटी हुआ, जो सब्सटैंटिव लॉ होता है आपको क्या देता है, आपको राइट देता है, आपको ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी के बारे में बताता है, रेमेडी के बारे में बताता है। अब अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ तो उसका राइट है कि वो उसके अगेंस्ट एफआईआर लिखवा सकता है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चला सकता है। तो इस एक्ट के आने से पहले अगर पुराने उसमें जो भी उसके राइट वगैरह एक्रियू हुए थे वो आज भी उसके लिए प्रिविलेज्ड हैं। अगर सपोज कीजिए इस एक्ट के आने से पहले उसका एक राइट एक्रियू हुआ था कि एफआईआर लिखवा सकता है, इस एक्ट के आने से पहले ही ऑफेंस कमिट हो चुका है, तो आज भी अगर वो लिखवा रहा है तो पुराने वाला ही उसके ऊपर लग रहा है, ये चीज कहना चाह रहा है वो। ठीक है, ऑफेंस की डेट देख रहे हैं हम यहाँ पे। फिर आगे देखिए, एनी पेनल्टी, पनिशमेंट इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंसेस कमिटेड अगेंस्ट दी कोड सो रिपील्ड। यानी कि जो कोड हमने रिपील कर दिया उसमें जितने भी हमने पेनल्टी लगाई थी, पनिशमेंट लगाई थी, उसको अब हम चेंज नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे वहां पे तो 500 पेनल्टी लगाई थी आज ज्यादा हो गई है, वहां पे तो ज्यादा लगाई थी अब कम हो गई है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जो हो गया वहां पे वो उसको, वो इम्यून है, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। एनी इन्वेस्टिगेशन और रेमेडी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच पेनल्टी, पनिशमेंट और any proceedings, investigation or remedy in respect of any such penalty or punishment as aforesaid, and any such proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty may be imposed as if that code had not been repealed। वो कहता है अगर कुछ भी उसमें पेंडिंग भी है, पुराने कोर्ट में कुछ पेंडिंग भी क्यों नहीं है, लिखा है ना, एनी प्रोसीडिंग, इन्वेस्टिगेशन और रेमेडी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच पेनल्टी और पनिशमेंट एज अफरसेड, जो ऊपर आपको लिखा हुआ है उसके लिए अगर कुछ भी पेंडिंग क्यों नहीं है, एंड एनी सच प्रोसीडिंग और रेमेडी मे बी इंस्टीट्यूटेड, कॉन्टिन्यूड और एनफोर्स्ड। जो कुछ भी पेंडिंग है उसको कंटिन्यू रखा जाएगा, एनफोर्स भी किया जा सकता है पुराने के अकॉर्डिंगली ही। लास्ट, नॉटविथस्टैंडिंग सच रिपील, एनीथिंग डन और एनी एक्शन टेकन अंडर द सेड कोड shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this संहिता। अगर किसी ने, वो कहता है कि ये चीज क्या कह रहा है, ये सेव्ड है। अगर सपोज कीजिए किसी ने मर्डर किया था, उसका 302 में ट्रायल चला, उसको पनिशमेंट हुआ, तो अब दोबारा से केस को रीओपन नहीं कर दोगे यहाँ पे कि अब तो नया सेक्शन लगेगा उसके ऊपर। वो जो है वो इम्यून है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये इसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है। वो कहता है कि जो यहाँ पे मैंने ऑफेंस कमिट कर दिया उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन अब मुझे बीएनएस में दिया हुआ है, हम ये मान के चलेंगे कि वो इक्विवेलेंट है। देखो, दिस नॉटविथस्टैंडिंग सच रिपील, मैंने आईपीसी को खत्म कर दिया, फर्क नहीं पड़ता। एनीथिंग डन और एनी एक्शन टेकन अंडर दिस सेड कोड, मैंने सेड कोड में 302 में मुकदमा चलाया उसके ऊपर, अब ये माना जाएगा, शेल बी डीम्ड, ये प्रिज्यूम किया जा रहा है, टू हैव बीन डन और टेकन अंडर द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन ऑफ दिस संहिता।
ये माना जाएगा कि वो बीएनएस में जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है उसमें उसका मुकदमा चला, जो हो चुकी हैं वहां पे चीजें, भले ही आज उसके ऊपर पहले मर्डर का केस आईपीसी में चला, तो ये मान के चलेंगे वो केस इक्विवेलेंट है कि वो बीएनएस में चला, हम दोबारा दोबारा उसको ओपन नहीं करेंगे, वो केस हो चुके हैं। लास्ट, दी मेंशन ऑफ पर्टिकुलर मैटर्स इन सब सेक्शन 2, जो सब सेक्शन 2 में आपको ये लिखा था ना कि जो प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं, इन सब सेक्शन 2 शेल नॉट बी हेल्ड टू प्रेजुडाइज और अफेक्ट द जनरल एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 6 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट विद रिगार्ड टू द इफेक्ट ऑफ द रिपील। एक ना जनरल क्लॉजेज एक्ट है, वो भी सेविंग क्लॉज दिया हुआ है वहां पे। जनरल क्लॉजेज एक्ट के सेक्शन 6 की जो बात कर रहा है वो कहता है ये प्रिवेल कर जाएगा सबके ऊपर, माना जाएगा कि इसमें जो लिखा हुआ है वो प्रिवेल कर रहा है। वो मैं राइटिंग के टाइम पे आपको लिखवाता हूँ। इन शॉर्ट हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कि सेविंग, पहले तो इसने दो चीजें दिया, एक रिपील दिया, बोला आईपीसी जो है वो खत्म हो गया, रिपील हो गया। दूसरा कहता है सेविंग। सेविंग मतलब आईपीसी में जो भी कुछ मैंने कर दिया वो सेव्ड है, वो उसी हिसाब से आज भी चलता जाएगा। अगर किसी ने ऑफेंस 2020 में किया था और आज भी सपोज उसका ट्रायल चल रहा है, तो उसका अब ये नहीं बोलोगे कि 24 में मेरे पास बीएनएस आ गया 1 जुलाई 24 को, अब मैं उसके सेक्शन चेंज करने लग जाऊंगा वहां पे। उसके ऊपर वही सेक्शन चलते रहेंगे पुराने वाले, पुराने में जो पनिशमेंट दिया हुआ है उसी पनिशमेंट के अकॉर्डिंगली अब उसको यहाँ पे डिसाइड करना है आपने। वो सारा कुछ सेव है जो हो चुका है। हाँ, बट आज की डेट में अगर कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है तो पहले तो नहीं किया था ना, आईपीसी के टाइम पे तो नहीं किया, वो तो बीएनएस के टाइम पे, उस पर्पस के लिए आईपीसी जो है वो रिपील्ड माना जाएगा, उसके ऊपर बीएनएस की ही प्रोविजन जो है वो चलने वाली है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, प्रीलिम्स के लिए है वैसे ये, बट फिर भी लिख लीजिए। हेडिंग बनाना, रिपील ऑफ प्रीवियस लॉज, रिपील ऑफ प्रीवियस लॉज, सेक्शन 358 सबसेक्शन 1, सेक्शन 358 सबसेक्शन 1 हमें बता रहा है दिस प्रोवाइड्स फॉर द repeal of earlier criminal law, earlier criminal law कौन सा था, that is IPC, and the earlier law is hereby repealed, sorry, replaced by BNS 2023। यानी कि पुराने लॉ को हमने क्या कर दिया, रिपील कर दिया। अब अगर कोई आज की डेट में कोई भी ऑफेंस कमिट कर रहा है तो हम उस पर्पस के लिए मान के चलेंगे कि आईपीसी इज रिपील्ड। हमारे पास कोई आईपीसी नाम की चीज़ है ही नहीं है। अब हम जितने भी चीज़ें करेंगे वो बीएनएस के अकॉर्डिंगली ही करेंगे। यानी कि जब एफआईआर रजिस्टर की जाएगी बीएनएस के सेक्शन देखने हैं, जब इन्वेस्टिगेशन का बेस होगा वो बीएनएस के सेक्शन होंगे, अरेस्ट में, बेल में, चार्जशीट सबमिट करते हुए, चार्ज फ्रेम करते हुए, कॉग्निजेंस चार्ज फ्रेम करते हुए, ट्रायल में, सब में बीएनएस के सेक्शन चलेंगे, क्योंकि जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो इस एक्ट के आ जाने के बाद हुआ है, तो फिर यही एक्ट चलेगा, पुराने वाला रिपील वो खत्म हो गया। बट अगर पहले कुछ ऐसा हुआ है, इसमें लिखना या इससे पहले लिखना, देयरफॉर इट इनवैलिडेट्स the earlier provisions of आईपीसी। अब आईपीसी की पुरानी प्रोविजंस को इनवैलिडेट कर दिया, नई वाली प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगी। नई वाली भी वैसे तो सेम ही है, क्या ही फर्क है, बट जहां पे चेंजेस है तो विद चेंजेस ही एप्लीकेबल होंगे। फिर लिखना सेविंग क्लॉज, सेक्शन 358 सबसेक्शन 2। वो पहले वाला आपको ये जो क्लॉज दिया था ये रिपील वाला था,
और अब जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ से, ये क्या पढ़ रहे हैं, ये सेविंग क्लॉज पढ़ रहे हैं। इसमें लिखना कॉन्टिन्यूएंस ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स लिखा हुआ है ना। आप अगर सबसेक्शन 2 में आप देखो, ए वाला पार्ट बेयर निकालो एक बारी। ए वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, द प्रीवियस ऑपरेशन। प्रीवियस ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, एनी ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग, लिख लेना वहां पे एनी ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग, क्योंकि जो कंक्लूड होगी है डिसाइडेड वाली उसने सी वाले क्लॉज में दी हुई है। एनी, जो आपको 358 के सबसेक्शन 2 के ए क्लॉज में दिया हुआ है, प्रीवियस ऑपरेशन। प्रीवियस ऑपरेशन का मतलब है एनी ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स। वो कहते हैं ये कंटिन्यू रहने वाली है लीगल प्रोसीडिंग्स डिस्पाइट द रिपील ऑफ आईपीसी। This section, despite the repeal of IPC, this section ensures that any outgoing legal proceedings or cases, ongoing आना चाहिए ना, outgoing नहीं आएगा, ongoing, any ongoing legal proceedings or cases that were initiated under the old code, old code मतलब IPC इंडियन पिनल कोड, can continue to be adjudicated under those laws until they are resolved, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाते मुकदमे। जो पुराने वाले ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो उसी तरह से चलने वाली है। एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है, मतलब जब कोर्ट में केस चल रहा है, प्रोसीडिंग कोर्ट सुन रहा है, उसको पुराने के हिसाब से ही सुनेगा, ठीक है। सेकंड लिखना है इसी में, राइट्स एंड लाइबिलिटीज, राइट्स एंड लाइबिलिटीज। ये हम बी पार्ट का लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ए पार्ट का लिखा था, ए क्लॉज का था। ये राइट्स एंड लाइबिलिटीज आपको बी वाले पार्ट में दिया हुआ है। इट ऑल्सो प्रिजर्व्स the rights and liabilities that were accrued under the repealed law, under the repealed laws. This means that any legal rights, obligations or liabilities established before the enactment of the BNS 2023 will continue to be applicable. तो वो राइट्स, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशन ऑल आर सेव्ड, उस पे पुराना ही लॉ चलेगा, बिकॉज वो एक्रियू कब हुई है, एस्टैब्लिश हुई है बिफोर द एनेक्टमेंट। थर्ड लिखिए, मतलब सी क्लॉज इसमें जो लिखा हुआ है, सी वाले क्लॉज में लिखा ना, एनी पेनल्टी और पनिशमेंट इनकर्ड। इनकर्ड का मतलब क्या हुआ,
देखो सी वाले में लिखा हुआ है एनी पेनल्टी और पनिशमेंट इनकर्ड, इनकर्ड को सर्कल करके लिखना, डिसाइडेड केसेस इनकर हो चुकी हैं, ठीक है, डिसाइडेड केसेस इसमें लिखना, केसेस डिसाइडेड ऑब्लिक रिजॉल्व्ड अंडर द आईपीसी will be deemed to be decided in BNS. ये सारा ई तक हमने कंबाइंड कर दिया इसको सारे को, ठीक है। फिर लिखिए इसके बाद, a legal fiction is created, a legal fiction is created hereby, that is any case which is decided under IPC need not to be decided in the new law, need not to be decided in the new law, that is BNS. Hereby it is deemed that decision under old law यानी कि IPC is deemed decision under new law, क्योंकि अगर ये सेक्शन ना दिया होता तो चलो जो डिसाइड हो गए हैं उनकी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, उससे तो हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते कि डिसाइड जब हो गए तो थोड़ा ना रीओपन करेंगे। बट जो पेंडिंग वाले केसेस होते हैं उसमें हम अटक जाते कि अरे अब इस पे नया वाला लगाना है या पुराने वाला लगाना है या सारे सेक्शन चेंज करने पड़ेंगे। तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो ओपन है केसेस वो उसी हिसाब से चलेंगे जो पुराना चलता आ रहा है। ये जो इम्प्लीकेशन इसमें तो इन्होंने क्लियरली आपको मेंशन कर दिया, बट ये जो इम्प्लीकेशंस हैं ये ज़्यादा एम्बिग्यूटी कहाँ पे क्रिएट करते हैं, प्रोसीजरल लॉ में। बीएनएस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है क्योंकि वो तो प्रोसीजर है ना, तो प्रोसीजर कब से एप्लीकेबल होगा। सब्सटेंटिव लॉ में हम कह सकते हैं कि उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, वो जिस दिन अमेंड हुआ उससे आगे ही चलेगा। बट प्रोसीजरल में तो जनरल रूल यही कहता है ना कि रेट्रोस्पेक्टिवली हम चलेंगे उसमें, तो वहाँ पे ये एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है। और उसमें फिर एक केस आपको लिखवाता हूँ 2024 का ही है, उन्होंने बताया कि दोनों में जब ये चीज़ें होंगी तो कौन से वाला लॉ नया लगाना है हमें या पुराना। वैसे वो बीएनएसएस का क्वेश्चन मेनली बनेगा, बट क्योंकि आईपीसी की भी बात हो रखी है तो मैं यहीं पे आपको कंक्लूड करवा दूंगा वो। नेक्स्ट पॉइंट लिखना सेक्शन 6 वाला जो वहाँ पे लिखा हुआ था, सेक्शन 6 ऑफ जर्नल क्लॉजेज एक्ट, सेक्शन 358(4) में हमें बताया हुआ इसके बारे में। सेक्शन 358 सबसेक्शन 4 ऑफ BNS will not prejudice section 6 of Journal Clause Act, ब्रैकेट्स में लिख लेना, which provides for repeal and savings। कंक्लूजन में लिखना, बस सेक्शन 6 के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब जनरल क्लॉजेस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट वैसे याद रख लेना जब किसी एक्ट में किसी चीज़ की डेफिनेशन नहीं दिया होता ना तो उसके लिए हम हेल्प लिया करते हैं जनरल क्लॉजेज एक्ट की। जब कहीं पे कोई चीज़ नहीं डिफाइंड है, जनरल क्लॉजेज में एवरीथिंग इज डिफाइंड, वहां से हम फिर डेफिनेशन उठाया करते हैं। तो वो कहता है यहाँ पे जो भी कुछ है ये सेक्शन जो ये कह रहा है 358(4) ऑफ BNS विल नॉट प्रेजुडाइज सेक्शन 6 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट, ये उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, यानी कि वो प्रिवेल करने वाला है। ठीक है, इसमें आगे लिखिए कंक्लूजन, इन समरी
Section 358 of BNS 2023 is crucial for maintaining continuity in legal system. Crucial for maintaining continuity in legal system during transition into new legislation encouraging that announcing that the ongoing legal matters are handled appropriately and that the previously established legal rights and obligations are not nullified. Not nullified, they are saved. Therefore पर्पस लिखना है यहाँ पे. Therefore the purpose of this section is to ensure a smooth transition from the old legal framework to new one, avoiding any legal vacuum or disruption in ongoing cases and preserving established legal principles and rights. तो वो ये कह रहा है कि इसका बेसिकली पर्पस यही है कि स्मूथ ट्रांजिशन हो सके फ्रॉम ओल्ड लीगल फ्रेमवर्क टू न्यू वन. पुराने से जब नए में शिफ्ट हो रहे हैं वो फंक्शनिंग स्मूथ हो सके, किसी भी तरह का कंफ्लिक्ट ना आए कि पुराने वाला एक्ट लगेगा या नया वाला. वो पर्पस है इस सेक्शन का. हाँ जी, वो अलग मैटर है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. क्योंकि अपील वगैरह जो हम पढ़ेंगे ना वो प्रोविजन सारी दी हुई हैं सीआरपीसी में, तो वो सीआरपीसी का मैटर है. बट मैं फिर भी उसके लिए आपको लिखवा रहा हूँ. एक केस लॉ लिख लेते हैं इसके ऊपर. बहुत लैंडमार्क है क्योंकि काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन जो थी कोर्ट्स में इस केस में इन्होंने सॉर्ट आउट किया. नाम नूम याद रखने की जरूरत नहीं, ये मेंस का क्वेश्चन नहीं बनेगा आपको. ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ. ये जितना भी हमने मेंस का यहाँ से सिर्फ एक कल जो आपको ऑब्जेक्ट लिखवाया ना नया बीएनएस आने का, वो बन सकता है. उसके अलावा ये चीज़ें नहीं पूछी जाएगी. 358 मेंस में आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछी जाएगी. प्रीलिम्स तक ही लिमिटेड है. बट हम उसको इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको पता लग पाए कि हाँ, क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो सेक्शन ही उसी चीज़ को उसी के ऊपर बेस्ड है कि जब हम पुराने से नए में शिफ्ट हो रहे हैं तो फिर किस तरह से पुराने वाला कैसे सेव्ड है. ठीक है, ये प्रीलिम्स में जरूर पूछी जा सकती हैं आपसे चीज़ें. कि इसका नाम लिखना दीपू वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. दीपू वर्सेस स्टेट ऑफ
उत्तर प्रदेश 2024 इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसमें लिखना इलाहाबाद हाई कोर्ट समराइजेज द लॉ regarding the effect of repeating the IPC and CRPC by BNS and BNSS. अब रिपीलिंग होगा वैसे, है ना, रिपीलिंग द IPC बाय दिस. अब आप देखना इसमें, ये इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके पास. आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इस वाली सिचुएशन में, क्योंकि आप तो प्रैक्टिस कर रहे हो सब 3 साल की, तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपसे ये प्रैक्टिकल चीज़ें तो वो पूछेगा कि बताओ ऐसे रजिस्टर हुआ था, अब बताओ BNSS लगेगा या वो लगेगा. इस केस में आपको सारी क्लियरिटी मिल जाएगी. ठीक है, सब पॉइंटर्स में लिखते हैं. फर्स्ट पॉइंट लिखिए, FIR lodged on or after 1st July 2024 for an offense committed before that date. आप बताइए कि इसमें अब ये FIR, देखो ये डेट कौन सी है जब ये BNS मेरे पास आता है. तो सपोज करो इससे 2 दिन पहले एक ऑफेंस कमिट हुआ. ये जून में कोई ऑफेंस, 30 जून को कोई ऑफेंस हुआ, 29 जून को कोई ऑफेंस हुआ, और अब FIR लिखी जा रही है 1 तारीख को या 2 तारीख को. जुलाई में 1 को या 2 को FIR लिखी जा रही है. FIR लिखते हुए तो मेरे पास BNS आ गया, बट जब ऑफेंस कमिट हुआ था तब BNS नहीं था, तब क्या था, IPC था. तो अब FIR इसके सेक्शंस में लिखी जाएगी या फिर पुराने वाले में लिखनी चाहिए? जब ऑफेंस कमिट हुआ है वही वाला आना चाहिए ना, तो IPC आना चाहिए. तो कोर्ट कहते हैं, इसमें लिखिए FIR, हाँ जी, चाहे 1 दिन पहले क्यों नहीं हुआ है, FIR would be registered under IPC but, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट इन्वेस्टिगेशन will continue as per BNSS. ये प्रोसीजरल लॉ है, प्रोसीजर उसी के अकॉर्डिंगली चलेगा. FIR लिखने के बाद ही प्रोसीजर हमारा स्टार्ट हो रहा है. अब आप एक चीज़ समझना, वैसे तो देखो हमें पता है सबको, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज, एवरीवन इज सपोज टू नो द लॉ ऑफ द नेशन. तो हमें ये सबको पता है कि हमारा लॉ क्या है. जो लॉ है नहीं वो थोड़ा ना हमें पता होगा. तो जब उसने ऑफेंस कमिट किया था 2 दिन पहले, तब तो BNS था ही नहीं ना. तब थोड़ा ना किसी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसको पता होगा इसके बारे में. तब तो उसको IPC का पता था, इसलिए उसके ऊपर जो चार्जेस लगेंगे, FIR जो होगी वो IPC के अकॉर्डिंगली होगी. ठीक है, प्रोसीजर BNSS का फॉलो किया जाएगा. सेकेंड पॉइंट लिखिए, इन द पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन ऑन 1st July 2024, the probe will continue as per the CRPC. As per the CRPC,
ठीक है, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, एफआईआर ही पहले लिखी जा चुकी है, तो उसकी फिर जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली ही चलेगी, कोर्ट कहता है। थर्ड लिखना, द कॉग्निजेंस ऑफ द चार्जशीट, पुलिस रिपोर्ट, cognizance of the charge sheet oblique police report in pending investigation on or after 1st July 2024 would be taken as per BNSS। देखो वो कहते हैं ऑफेंस पहले हुआ, इस एक्ट के आने से रजिस्टर कर दिया, नो डाउट बीएनएस की सॉरी आईपीसी की प्रोविजंस लगेगी। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दिया। इन्वेस्टिगेशन कैसे स्टार्ट किया उसने? सीआरपीसी के अकॉर्डिंग तो किया उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। 2 महीने हो गए इन्वेस्टिगेशन चलते हुए, अब आ गया ये वाला एक्ट। तो ये थोड़ा ना कि वो इन्वेस्टिगेशन खत्म करके आप दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दोगे। वो कहते हैं पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन जो हो चुकी है स्टार्ट सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली, वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली ही चलेगी। बट अगर चार्जशीट आप सबमिट कर रहे हो इस एक्ट के आने के बाद, या कॉग्निजेंस जो मैजिस्ट्रेट ले रहा है इंक्वायरी स्टेज पे, तब ये एक्ट आ चुका है, तो जो कॉग्निजेंस है फिर वो इसके अकॉर्डिंगली चलेगा। यानी कि इन्वेस्टिगेशन पुराने वाली और कॉग्निज, ये इंटरप्रिटेशन है, कहीं लिखी नहीं हुई है ये चीज़ें, ठीक है, और आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर आगे ये जो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है ना, कॉग्निजेंस ये हो गया, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, ये थोड़ा सा अभी आप अनफेमिलियर हो उसके साथ। जब हम बीएनएसएस करेंगे ये टिप्स पे हो जाएंगी सारी चीज़ें आपको। नहीं वो पुराने, वो अपना कंक्लूड उसी के अकॉर्डिंगली कर रहा है, बट आप उसको चेंज करके कॉरेस्पॉन्डिंग नए सेक्शंस लिखोगे अगर पुराने मतलब कॉग्निजेंस इस डेट के बाद लिया जा रहा है तो। फोर्थ लिखिए, इफ एनी ट्रायल, इफ एनी ट्रायल, अपील, रिवीजन और एप्लीकेशन commenced after 1st July 2024, 1st July 2024, it will be as per the procedure, it will be as per the procedure of, बताइए, बीएनएसएस। नया ही प्रोसीजर लगेगा, प्रोसीजर तो चेंज हो गया ना, क्योंकि वहां पे तो कोई भी ट्रायल है, अपील है, रिवीजन है, एप्लीकेशन है, जो स्टार्ट हो रही है, कमेंस्ड लिखा हुआ है इस डेट के बाद, जो पहले स्टार्ट हो गया वो हमने लिखा था ना अभी सेविंग वाले में, जो पेंडिंग है वो तो उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है, हालांकि वो बीएनएस की बात कर रहा है सिर्फ वहां पे। बट ये जो अपील की बात करें, रिवीजन की बात करें, ये सारी तो सीआरपीसी में दी होती है ना आपको, बीएनएसएस में दी होती हैं चीजें। तो ये जितनी भी अगर स्टार्ट ही ये कब हो रही हैं, ये स्टार्ट ही हो रही हैं आपकी आफ्टर दी कमेंसमेंट ऑफ न्यू लॉज, तो फिर उस पर नया वाला ही लगेगा, पुराना वाला नहीं लगेगा। हाँ वो अलग बात है कि जो सेक्शंस रेफर करोगे वो वही वाले होंगे, क्योंकि ऑफेंस तो पहले ही कमिट होगा, बीएनएस तो वही चलने वाला है। सीआरपीसी की बात कर रहे हैं कि वो नया वाला लगेगा, बीएनएसएस लगेगा उस पर। फिफ्थ लिखना, if the trial pending on 1st July, if the trial pending on 1st July 24 is concluded, on or after 1st July 24, then appeal, comma, revision, etc. will be filed
एज पर BNSS, एज पर BNSS सेम ही हो गया ऊपर वाले पॉइंट की तरह, बट यहाँ पे वो कमेंसमेंट की बात ट्रायल की भी कर रहा था। इवन की ट्रायल भी अगर इस डेट के बाद शुरू हो रहा है तो नए के अकॉर्डिंगली उसमें नया प्रोसीजर हमें अडॉप्ट करना है। ट्रायल भी, ट्रायल क्या, उससे पहले तो हमने इंक्वायरी भी पढ़ लिया, कॉग्निजेंस, तो अगर वो इस डेट के बाद शुरू हो रहा है उसमें तो नए से प्रोसीजर नया वाला ही लगाना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, सिक्स्थ। However, if any application is filed in appeal pending on 1st July 24, then the procedure of CRPC will apply। क्यों अप्लाई हो रहा है CRPC यहाँ पे? क्योंकि वो जो प्रोसीजर आप उसमें फॉलो कर रहे हो, अपील में भी तो CRPC लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी पेंडिंग है, फिर उस एप्लीकेशन के ऊपर भी वही लग जाएगा, भले ही एप्लीकेशन आप लेटर ऑन क्यों नहीं फाइल कर रहे हो। समझे बात को? मतलब सपोज 23 में अपील फाइल कर दिया था, ये तो 24 में आया, एप्लीकेशन 25 में फाइल कर रहे हो, तो वो एप्लीकेशन पे CRPC लगेगा क्योंकि उसका ट्रायल जो है वो CRPC के अकॉर्डिंगली चल रहा है। ठीक है, लास्ट लिखिए, सेवेंथ। इफ criminal proceedings if criminal proceedings is challenged before the high court or on or after 1st July 24, where probe was as per CRPC, हाँ जी, as per CRPC, the same will be filed under section 528 of BNSS and not under section 482 of CRPC। जहाँ पे आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को ही चैलेंज कर रहे हो, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को चैलेंज कब कर रहे हो? इस डेट के बाद, भले ही क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स मतलब जो केस आपके अगेंस्ट चल रहा है 482 या 528 जो अब हो चुका है BNSS में, उसमें क्या दिया हुआ CRPC में आपको? इनहेरेंट पावर्स। ऑनरेबल हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स है जस्टिस को सिक्योर करने के लिए जो वो यूज कर सकते हैं। वो कहते हैं इफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग इज चैलेंज्ड बिफोर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हो आप उस चीज को, ऑन और आफ्टर दिस डेट, इस डेट के बाद चैलेंज कर रहे हो आप उस प्रोसीडिंग्स को, वेयर प्रोब वाज एज पर CRPC, आपने सारा कुछ जो उसमें किया है इन्वेस्टिगेशन वगैरह, भले ही वो CRPC के अकॉर्डिंगली नहीं किया हुआ है, चैलेंज कब कर रहे हो आप? इस एक्ट के आ जाने के बाद। तो कहाँ कर रहे हो? कोर्ट ही चेंज हो गई ना, हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हो, तो कौन से वाला लगेगा? BNSS वाला लगेगा, यानी कि नया सेक्शन लगेगा, CRPC का सेक्शन वहां पे नहीं लगेगा। तो ज्यादा ये CRPC की बात कर रहा है, वैसे ये स्टार्टिंग के सेक्शन में उसने BNS जरूर बताया हमें, क्योंकि उसमें बिल्कुल सिंपल है ना कहानी, BNS में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। डेट ऑफ ऑफेंस देखो, अगर वो इसके आने से पहले है तो फिर IPC लगेगा, अगर उसके बाद है, ऑन और आफ्टर दैट है 1st जुलाई 24, तो फिर BNS लग जाएगा। उसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं है। CRPC में कंफ्यूजन है, इसलिए बाकी के जितने भी पॉइंट्स हैं वो CRPC के लिए कंबाइंड हो जाएगा, दोनों में एक ही केस। CRPC में भी ये भी केस का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्रक्स से याद रखना है कि किस चीज की बात हो रही है। हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं BNS तो सेम ही चलेगा ना, पनिशमेंट वही, आप समझो इस चीज को कि जो पनिशमेंट जो पुराने वाली है वो वही चलने वाली है।
हाँ वो वही चलेगा, बट इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास प्रोविजन होता है, यानी कि लगेगा उसके ऊपर आईपीसी ही लगेगा। बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें ये बताता है, जब हम उसको डिटेल में, आपने पढ़ी होगी ये चीज़ें, अगर कोई पनिशमेंट एनहांस हो जाती है उसका नहीं उसको कोई भी बेनिफिट मिलेगा, मतलब वो उसके ऊपर इम्पोज आप नहीं कर सकते हो, बट अगर कोई पनिशमेंट कम हो जाती है तब फिर बेनिफिट उसका एक्यूज को मिलता होता है, तो वो उसके थ्रू तो जा सकता है उसमें, बट एक्ट उसके ऊपर अभी भी आईपीसी वाला ही लगने वाला है, वो बेनिफिट जरूर ले सकता है। ठीक है। नहीं नहीं, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा नहीं होता है, देखो कोई भी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की जजमेंट है, आप थ्रू आउट द इंडिया वो फॉलो की जाती हैं, आप उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है। आपके ऊपर एज इट इज बाइंडिंग नहीं होती, क्योंकि आपका जो प्राइम अथॉरिटी आपसे ऊपर होती है आपकी कोर्ट होगी। लाइक अगर आप हरियाणा में सर्व कर रहे हो तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट आपकी अथॉरिटी होगी, अनटिल अनलेस उन्होंने कोई अदरवाइज कोई जजमेंट नहीं पास की है। आप इसको फॉलो करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी जजमेंट्स में कोर्ट भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, आप कोई गलती नहीं है, अरे वो भी तो जस्टिस हैं, डिसाइड कर रहे हैं कुछ, तो लीगल एक्यूमेन तो वहां पे भी, आप तो सिर्फ कोर्ट कर रहे हो, रीजनिंग तो आप अपनी दे रहे हो ना, उसमें उनकी रीजनिंग थोड़ा ना उठाओगे वहां से। आप तो सिर्फ ये कह रहे हो अपने, देखो जब हम जजमेंट्स देते हैं ना, तो हमें उसमें रीजनिंग किसी और की नहीं लिखनी है कि देखो जज साहब ने ये रीजनिंग दी थी मैंने यही डाल दी इसमें, ऐसे नहीं लिखेंगे कभी भी। रीजनिंग मुझे खुद की देनी है, अपनी रीजनिंग को जस्टिफाई करने के लिए मैं वेरियस जजमेंट्स को वहां पे कोट जरूर कर देता हूँ कि ये जजमेंट में ऐसा हुआ था, ये जजमेंट में ऐसा हुआ था। ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दी जजमेंट्स मेरा जो जुडिशियल एक्यूमेन है वो ये बता रहा है मुझे, जुडिशियल माइंड, कि इसमें ये चीज़ होना चाहिए, दिस इज माई रीजनिंग, ये मेरा ऑर्डर है। हाँ, आपकी रीजनिंग चैलेंज होती है, वो जजमेंट नहीं चैलेंज हो रही है ऊपर जाके। ठीक है। चलिए अभी करें और कंटिन्यू, या थोड़ा सा तो लिख सकते हैं, 5 मिनट्स बस। ठीक है, थोड़ा सा लिख लेते हैं, और आज डिस्कनेक्ट नहीं हुआ तो थोड़ा सा और लिख लेते हैं। हाँ, अभी तक हमने, नहीं होगा अब नहीं होगा, वो कल कोई इशू था उसमें। अ, हमने ये पढ़ लिया कि बीएनएस आया तो क्या ऑब्जेक्ट था, आईपीसी है या बीएनएस है, उसका थ्रू आउट कैसे यूज़ करते हैं, हमने ये चीज़ समझने की कोशिश की। फिर हमने जब जो शिफ्ट हम कर रहे हैं आईपीसी से बीएनएस में, उसके लिए 358 सेक्शन पढ़ लिया कि क्या उसका पर्पज़ है क्या नहीं है, और कब क्या यूज़ होगा वो केस भी लिख लिया। अब थोड़ा सा आईपीसी के बारे में, कि जब आईपीसी हमारे पास आया था, कौन उसका ड्राफ्ट, किसने ड्राफ्ट किया, किसने हमें आईपीसी दिया, और कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे अभी भी पूछे जा सकते हैं, तो वो हम लिख रहे हैं। ठीक है। और कुछ ये मत सोचना आईपीसी तो पूरी तरह से रिपील हो गया, आईपीसी ही है, बीएनएस इज नथिंग। आईपीसी पूरा का पूरा जब हम पढ़ेंगे सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। जो माइनर माइनर से चेंजेस आएंगे वो बिल्कुल माइनर चेंजेस हैं, इससे बड़े बड़े चेंजेस तो अमेंडमेंट में हो जाते होते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचना कि अब हम नया पढ़ रहे हैं, पुराना ही पढ़ रहे हैं, विद मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं, बस इतना समझना। ठीक है। इसमें लिखिए। हम्म। हम्म। प्रिवेल कर जाएंगे, ये जनरल लॉ होते हैं, जब पढ़ेंगे ना हम स्टार्ट करेंगे, दिया हुआ है वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। जितने भी जन स्पेशल लॉज होते हैं ना, ये जनरल लॉ है। ठीक है, ये जनरल लॉ है, जितना भी स्पेशल लॉ होंगे वो जनरल लॉ के ऊपर प्रिवेल कर जाते होते हैं। ठीक है, ये जनरल रूल ही है हमारे पास। ठीक है, रूल ऑफ लॉ। इसमें लिखिए आईपीसी के लिए, आईपीसी was introduced by first law commission of India। याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पहले। अब आईपीसी तो रिपील हो गया है, बट आईपीसी फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस किया था, किसने, टीबी मैकोले। नाम याद रख लेना। यहाँ पे साइड पे लिख भी सकते हो बीएनएस से, बीएनएस जो है वो हमारे पास कब आया, केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जुलाई 2024। वैसे तो ऊपर इतनी बारी लिख दी ये डेट हमने, वैसे प्रीलिम्स के लिए याद रख लेना। तो जो आईपीसी को इन्होंने ड्राफ्ट किया था, इसमें लिखना अदर मेंबर्स ऑफ लॉ कमीशन।
हु ड्राफ्टेड आईपीसी, ये पेपर में पूछा जा चुका है आपसे एक बारी। JM मैक्लोड, JW एंडरसन, F मिलेट। आपसे पूछा गया था बताइए कौन ड्राफ्ट कमेटी का मेंबर नहीं था। 3 नाम दिए हुए थे, एक फालतू का था। अब ये चारों अगर आपको याद होंगे तभी तो पहचान पाओगे उसमें से, ठीक है। नेचर ऑफ आईपीसी ऑब्लिक बीएनएस, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। आईपीसी जो बीएनएस है, दोनों क्या नेचर है, कौन सा लॉ है ये हमारे पास, सब्सटेंटिव लॉ है ना। दो तरह के लॉ होते हैं, एक प्रोसीजरल लॉ होता है, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ। तो इसमें लिखना बोथ BNS ऑब्लिक IPC आर एग्जाम्पल्स ऑफ सब्सटेंटिव लॉ। एग्जाम्पल्स ऑफ सब्सटेंटिव लॉ, क्या होता है सब्सटेंटिव लॉ, ये लिखिए। सब्सटेंटिव लॉ, it defines the rights and duties of individuals and the nature of the legal relationship between them. Legal relationship between them. It establishes what conduct is considered criminal. What conduct is considered criminal and specifies the penalties for violations. क्या क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा, उसकी वॉयलेशन पे क्या रेमेडी है, क्या पेनल्टीज होगी, ये इस्टेब्लिश किया हुआ है आईपीसी में, बीएनएस में। देयरफॉर आईपीसी ऑब्लिक बीएनएस आर substantive laws because they establish legal principles, comma, rights and duties concerning criminal behavior and the associated penalties. देखो, जो भी अब हम यहाँ पे पूरे उसमें क्या पढ़ रहे हैं, पूरे एक्ट में हम क्राइम ही तो पढ़ रहे हैं कि क्या होता है क्राइम। ऑफेंस मतलब कब माना जाएगा कि ये पर्टिकुलर क्राइम हुआ। तो सबसे पहले हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं किसी क्राइम के। पता है आपको सबको, एक्टस रियाज और मेंस रिया, बट उस कॉन्सेप्ट को डिटेल में लेके जाएंगे जब ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा, यानी कि बेसिक ज्यूरिस्प्रूडेंस क्रिमिनल लॉ की क्या है वो जब कवर हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे बीएनएस की प्रोविजंस। ठीक है, वो लास्ट ही टॉपिक है, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। इतना फिर आप रिवाइज कीजिए। कोई डाउट हुआ तो ऑनलाइन वाले आप फिर मैसेज कर देना। हम नेक्स्ट क्लास 4 बजे स्टार्ट करेंगे HMA की, है ना। इसको कल करते हैं कंटिन्यू।